स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको पिछले बोर्ड की परीक्षाओं के पेपर करा रहा हूँ। कोड नंबर 4911 ए और बी मैंने पहले करवा दिए थे। आज 4911 सी कोड है वो आपको करवाया जा रहा है। ये कोड भी आप कर लें ताकि आपकी परीक्षा में आपको आसानी हो जाए। तो इसका हम बिना समय गवाए टाइम में प्रश्न बता रहे हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। देखिए, भारत में ₹1 का नोट कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं, हरियाणा सरकार नहीं, राष्ट्रपति नहीं, भारत सरकार। द उत्तर ठीक है आपका, भारत सरकार ₹1 का नोट छापती है, बाकी रुपए का नोट नहीं छापता। रिजर्व बैंक है वो ₹2 से ऊपर के नोट छापता है। जो भारत सरकार वह सिक्के और ₹1 का नोट भारत सरकार वित्त मंत्रालय के द्वारा छापे जाते हैं। निम्नलिखित में से किसी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता? घरेलू सेवाएं किया जाता है शामिल, मध्यवर्ती वस्तुएं किया जाता है, संतुलन आय शामिल किया जाता है। यहाँ राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। घरेलू सेवा को नहीं करते, मध्यवर्ती को नहीं करते, असंतुलन आय को नहीं करते, तो इसका मतलब सभी को नहीं करते। इसका उत्तर द होगा आपका। यहाँ शामिल किया नहीं किया जाता पूछा है, तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान से आपने प्रश्न को पढ़ना है। ये राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है फिर गलत हो जाता है, या नहीं किया जाता तो घरेलू आय तीनों को नहीं किया जाता, इसलिए हमारा उत्तर द आएगा। इसका गिफन वस्तुओं की स्थिति में मांग का ढलान कौन सा होता है? मांग गिफन वस्तुओं में धनात्मक होता है और सामान्य वस्तुओं में ऋणात्मक होता है। तो हमारा उत्तर आएगा ए आएगा आपका उत्तर, क्योंकि ना तो ऋणात्मक होता और ना OX के समांतर और ना OY के। OY और OX के समांतर तो होता ही नहीं है। सामान्य वस्तुओं में ऋणात्मक होता है और गिफन वस्तुओं में धनात्मक होता है। जब उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की क्या स्थिति होती है? तो इसमें घटती, ये प्रश्न आपका प्री बोर्ड में भी आया था। जब सीमांत उत्पादन घटता है तो कुल उत्पादन की सीमा क्या होती है? वो घटती दर से बढ़ता है, घटती दर से बढ़ता है। तो आपका उत्तर सही होगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न, सही उत्तर चुनना है आपने। देखिए जो सूत्र दिए हुए इसमें से 4 सूत्र आपको दिए हुए हैं। सही कौन से? APC डेल्टा C बटे डेल्टा Y गलत है आपका। ये MPC 1/, और ये भी गलत है आपका। K बराबर गुणक इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, ये ठीक है। और आपका K बराबर 1/1 माइनस MPS, ये गलत है आपका। आपका जो सूत्र फार्मूला वो सही ठीक है, इसलिए आपका उत्तर सही ठीक है। सहपूर्ति अपने मांग के निर्माण स्वयं कर लेती है, किसने कहा था? ये JB से ने कहा था। आपका सही उत्तर ठीक है। सही मार्शल ने नहीं कहा, केंद्र ने नहीं कहा, रोमिस ने कहा, JB से ने कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टिगत शास्त्र है? रोजगार का सिद्धांत समष्टिगत शास्त्र है। कीमत की लॉस व्यष्टिगत में, मांग का लगान व्यष्टिगत में, वस्तु की कीमत भी व्यष्टिगत में, इसलिए हमारा उत्तर ऐसा ही है। इसके बाद हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सही और गलत बताना है आपने। प्रोजय आय को बचत आय और निवेश में बांटा जाता है, बिल्कुल गलत है आपका ये। तो इसके लिए आप गलत लिखेंगे यहाँ। घटते प्रतिफल का नियम तब लागू होता है जब सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, ये भी गलत बात है, क्योंकि घटते प्रतिफल के नियम जब सभी साधन, कुछ साधन शिथिल होते हैं, कुछ परिवर्तनशील होते हैं, तब लागू होते हैं। और उत्पादन संभावना वक्र का आकार सीधी रेखा होता है, गलत है। PPC नतोदर टाइप का होता है, सीधी रेखा नहीं होती। कर एक कानूनी भुगतान है, ये सही है आपका, ये बिल्कुल ठीक है। कर और कानूनी भुगतान यदि कर नहीं चुकाएंगे तो आपको उसके बदले में सजा मिल सकती है, इसलिए कर देना जरूरी है। दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते हैं, बिल्कुल गलत है। कभी भी दो तटस्थ वक्र एक दूसरे को नहीं काटते हैं, आगे बढ़ाएंगे, बल्कि OX और OY को भी नहीं छूते हैं। दूध की पूर्ति बेलोसदार है, ये सही है। दूध की पूर्ति बेलोसदार है, इसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। कीमत महंगी हो सस्ती हो, दूध तो लेना पड़ेगा। ये हमारे दैनिक चर्या की वस्तु है। पूंजी पर ब्याज प्रवाह है, ये ठीक है, क्योंकि बार बार ब्याज हर मंथली लगता है, इसलिए हम इसको फ्लो वेरिएबल में लेंगे। मुद्रा में खालिस्तान शामिल होते हैं, इंक्लूड इन द मनी, क्या क्या होता है इसमें शामिल? मुद्रा में क्या शामिल होता है? सिक्के, 2 ऑप्शन दिए आपको, केवल सिक्के या करेंसी। तो करेंसी शामिल होते हैं, केवल सिक्के नहीं, सभी सिक्के सभी होते हैं, इसमें शामिल होते हैं, करेंसी शामिल होती है। तो आप यहाँ पर आप क्या लिखेंगे? करेंसी लिखेंगे। इसका जो अगला खालिस्तान है, केन्स का गुणक माना जाता है रोजगार गुणक या निवेश गुणक? निवेश गुणक होता है, निवेश गुणक मानते हो। पूर्णतया
लोचदार पूर्ति किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपका जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन न होने से पूर्ति की मात्रा में अनंत परिवर्तन होता है तो उसे वस्तु की पूर्णतः लोचदार कहते हैं। अनंत होती है, इसमें इन्फिनिटी होती है। अर्थात इस प्रकार का चित्र आ जाएगा इसका, यदि आप चित्र बनाना चाहें इस प्रकार का। ये पूर्ति है, अनंत है परिवर्तन, बिना कीमत में कोई परिवर्तन न होवे भी परिवर्तन हो जाता है। व्यक्तिगत आय किसे कहते हैं? व्यक्तिगत आय से अभिप्राय व्यक्तियों और ग्रस्तों द्वारा समस्त स्रोतों से प्राप्त आय व संतुलन के योग से है। जैसे कि व्यक्तिगत आय निजी आय में से निगम कर घटा दें तो और उसमें से अतिरिक्त लाभ घटा दें तो आपकी व्यक्तिगत आय आ जाएगी। इसके बाद समग्र मांग किसे कहते हैं? समग्र एग्रीगेट मांग किसे कहते हैं? समग्र मांग से अभिप्राय अर्थव्यवस्था में और सेवाओं की कुल मांग से है। चूँकि इसे समाज की कुछ व्यय द्वारा मापा जाता है, इसलिए इस मांग का अर्थ मुद्रा की वह राशि है जिसे समस्त क्रेता, गृहस्थ, फर्में और सरकार मिल करके अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं की सेवा क्रय प्रति अवधि में खर्च करने को तैयार है। इस प्रकार समग्र मांग और अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय पर्यायवाची है, यानी समग्र मांग और समग्र व्यय दोनों बराबर होते हैं। निवेश गुणक की धारणा से आप क्या समझते हैं? निवेश गुणक से विपर्य उस सिद्धांत से जिसके अनुसार निवेश के प्रारंभिक परिवर्तन में अर्थव्यवस्था का गुणज में परिवर्तन होता है। गुणज किसके बराबर है? कि किसके बराबर आपका आय में जो परिवर्तन हुआ है वो निवेश में, यानी निवेश में परिवर्तन के कारण आय में क्या परिवर्तन हुआ है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे, आय में परिवर्तन को डेल्टा वाई को डेल्टा आई से डिवाइड करेंगे तो हमारा निवेश गुणक आ जाएगा, जिसको हम के इंग्लिश में के बोलते हैं, मल्टीप्लायर कहते थे इसको। अनैच्छिक बेरोजगारी किसे कहते हैं? अनैच्छिक बेरोजगारी वह स्थिति जब लोग मजदूरी चालू दर पर काम करने के लिए तैयार है परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। स्थापन वस्तुएं क्या होती हैं? जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने के साथ वस्तुओं की स्थापना बढ़ जाती है और वस्तुओं की स्थापना मांग घट जाती है। उदाहरण के लिए चाय और काफ़ी और कार, स्कूटर, कोका कोला स्थापना वस्तुएं, यानी एक के कारण दूसरी की मांग बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उसकी स्थापना वस्तु की मांग बढ़ जाती है। इसके जो साथ वाली है, जैसे चाय की कीमत बढ़ी तो काफ़ी की मांग बढ़ जाएगी। आर्थिक समस्या क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम? मानवीय आवश्यकताओं की असीमित और साधन सीमित है, इसीलिए समस्याएं पैदा होती हैं और इनके प्रयोग वो भी वैकल्पिक हैं, उनमें चुनाव करना पड़ता है। यह चुनाव समस्या मुख्य रूप से आर्थिक समस्या है। इन वस्तुओं को कैसे क्या उत्पादन किया जाए, ये समस्याएं हैं। आगे साधन के प्रतिफल और पैमाने के प्रतिफल में अंतर, या प्रश्न पत्र पीछे हमारा आ लिया, उसमें हमने किया था तो इसे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। कीमत में मांग लो उसको मापने की विधि अनुपातिक विधि का अंतर बताएं। कीमत लोच अनुपातिक विधि, शायद ये हमारे अभी सिलेबस में कट चुका है प्रश्न पत्र, फिर भी यदि आप देखना चाहें तो देख लें। अब ये प्रश्न पत्र आने की उम्मीद कम ही है क्योंकि प्रश्न पत्र के सिलेबस से इस बार इसको काट दिया गया है। ये पुराना प्रश्न पत्र है इसलिए इसमें दिया वही आपको कर लें, वैसे हेल्प है आपके लिए कि ये सूत्र लगा हुआ है, सूत्र को किया वो भी आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरा का पूरा हल किया हुआ है। यहाँ ये 4 नंबर का प्रश्न था लेकिन बहुत लंबा था, क्लास में आपको कराया गया, बहुत ईजी था। इसका केंद्रीय बैंक और व्यापारिक बैंक, ये वैसे पहले प्रश्न आ लिया आपका, केंद्रीय बैंक के क्या और व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है। तो दोनों में अंतर काटना है तो केंद्रीय बैंक और व्यापारिक, केंद्रीय बैंक सर्वोच्च बैंकों का बैंक है, व्यापारिक बैंक उनके अंग मात्र होते हैं जो रिजर्व बैंक के आदेशों का पालन करते हैं। केंद्रीय बैंक लोकहित करना होता है जबकि व्यापारिक बैंकों का लाभ कमाना होता है। ये जनता के व्यवसाय प्रत्यक्ष व्यवसाय नहीं करता जबकि जनता के प्रत्यक्ष व्यवसाय करते हैं व्यापारिक बैंक। ये आपको लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं। मुद्रा का निर्गमन करने वाली संस्था यानी मुद्रा का छापती कौन है? रिजर्व बैंक, परंतु ऐसा अधिकार व्यापारिक बैंकों के पास नहीं होता। यह भारत का बैंकों का बैंकर के रूप में कार्यरत बैंकों का बैंक है, परंतु इसकी राज्य के प्रति ऐसी जिम्मेवारी नहीं होती। अंतिम ऋणदाता होता है, व्यापारिक बैंक अंतिम ऋणदाता नहीं होते। केंद्रीय बैंक देश का एक ही बैंक है जिसकी शाखाएं अधिक हो सकती हैं। बैंक तो एक ही रहेगा, शाखाएं ज़्यादा हो सकती है। व्यापारिक बैंक सभी देशों में अनेक होते हैं। केंद्रीय बैंक सरकारी संस्था है, व्यापारिक बैंक प्राइवेट भी गैर सरकारी भी हो सकते हैं। केंद्रीय बैंक व्यवसाय बैंकों को किसी प्रकार की स्पर्धा नहीं करता, जबकि व्यवसाय बैंक एक दूसरे बैंक के साथ स्पर्धा करते हैं। केंद्रीय बैंक देश के विदेशी विनिमय का संरक्षण होता है, व्यवसायिक बैंक विदेशी विनिमय के संबंध में केंद्रीय बैंक से स्वीकृति पर निर्भर करते हैं। तो ये आपके प्रश्न थे, बहुत अच्छा प्रश्न था। कितने भी पॉइंट आप लिख सकते हैं जितने आप चाहें। इसका 12वां क्वेश्चन है वो हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देख रहे हैं। इसमें वस्तु और संबंध लागत निकालनी है। इसका 7 में दे रखा है कि आपको लागत को इकाई से डिवाइड देंगे औसत लागत आ जाएगा और औसत लागत में पिछली इकाई घटाते जाएंगे, आपका सीमांत लागत आ जाएगा। बहुत ही ईजी प्रश्न था, फरी के 4 नंबर।
इसके बाद आगे पूर्ति की लॉस को प्रभावित करने वाले लागत, समय, उत्पादन, वस्तु की प्रकृति, ये सारे के सारे पूर्ति की लॉस को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे लागत ज़्यादा होगी मांग कम होगी, पूर्ति लागत ज़्यादा पूर्ति कम होगी। समय तत्व भी प्रभावित करेगा। उसकी उत्पादन प्रणाली क्या, उसका तरीका क्या है, ये उस पर डिपेंड करती है, और वस्तु की प्रकृति क्या है उस पर डिपेंड करती है। सरकारी बजट क्या है, इनके उद्देश्यों का वर्णन करें, ये प्रश्न भी आपका है। देखिए सरकारी बजट बिल्कुल लिखा हुआ है, ये पीछे आपका 2013, 14, 15 2-3 साल लगातार आया है ये प्रश्न। सरकारी बजट, इसके उद्देश्य का हम आगे जिक्र करते हैं। पहला उद्देश्य आर्थिक विकास करना, दूसरा उद्देश्य साधनों का उचित बंटवारा करना, तीसरा आर्थिक स्थिरता लाना, और चौथा है आर्थिक समानता लाना। ये चारों हेडिंग दिए हुए हैं, आप इन चारों को अच्छे से पढ़ लेना, चारों करना है। इन उद्देश्यों को लेकर के सरकारी बजट लाया जाता है। पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में अल्पकाल में किस प्रकार फर्म का एक सामान्य लाभ कमाया जा सकता है, इसको रेखा चित्र द्वारा आपके सामने समझा रखा है, देख सकते हैं आप। सामान्य लाभ कमाने की 3 स्थिति हो सकती हैं, असामान्य लाभ, सामान्य लाभ और न्यूनतम हानि। तो पूर्ण प्रतियोगिता में 3 स्थिति हो सकती हैं। 3 में सबसे असामान्य लाभ कैसे कमाया जा सकता है, सामान्य से ज़्यादा लाभ। तो लागत को कम करके, तो यह पूरा तरीका मैं पूरा ज़्यादा डिटेल में जाऊँगा तो आपका पर्सन ज़्यादा लंबी वीडियो बनेगी, इसलिए आप देख ही लें मात्र इसको और याद कर लें। इसके बाद एकाधिकार पूर्ण प्रतियोगिता अधिकार में भी अंतर बता रखा है। फर्मों की संख्या का, एकाधिकार में 1, पूर्ण प्रतियोगिता में 1, वस्तु की प्रकृति समरूप, वस्तु समरूप, पूर्ण प्रतियोगिता समरूप होती है। एकाधिकार में विभेदीकरण हो सकती है। मांग वक्र लॉसदार होता है पूर्ण प्रतियोगिता में, फर्म का मांग वक्र पूर्णतः लॉसदार होता है। इसमें वक्र ऊपर से जो एकाधिकारी से ऊपर से नीचे गिरता है, इसका एक्स के समांतर होता है। कीमत होती है, एकाधिकार विभिन्न वस्तुओं का एक समान कीमत, विभिन्न कीमतें वसूल कर सकती है। एक ही वस्तु की अनेक कीमतें, लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता वैसा नहीं कर सकते। एकाधिकारी का क्वेश्चन। आप अगला क्वेश्चन, सीमांत और आगम वक्र में साधन घटते प्रतिफल, मुझे पहले भी क्वेश्चन आ चुका है आपका, फिर भी देख सकते हैं। सिर्फ यहाँ साधन घटते बढ़ते प्रतिफल नहीं बोला, सिर्फ घटते प्रतिफल का नियम का बोला है। तो इसमें आपने सिर्फ घटते घटते का बताना है। इस तरीका से जाहिर हो रहा है कि कुल उत्पादन है वो तो बढ़ रहा है, लेकिन सीमांत उत्पादन घट रहा है। हमने घटते उत्पादन में उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन सीमांत उत्पादन घटता है। इस चित्र के द्वारा दिखा रखा। इष्टतम इसके लागू होने के कारण क्या है कि इष्टतम उत्पादन हो लिया, जितना उत्पादन होना उससे नीचे हो लिया, अपूर्ण स्थापन भी हो लिया, उत्पादन के स्थिर कारक भी प्रयोग में हो रही है। इसका 18वां क्वेश्चन देख रहे हैं आपको। 18वां क्वेश्चन, साख कैसे बैंक की दर बढ़ा करके, पोस्ट नकद बढ़ा करके, वैधानिक तरलता का अनुपात बढ़ा करके खुले बाजार की क्रियाएं साख को नियंत्रित कर की जा सकती हैं। इनमें अंतर करके साख बढ़ी हुई, साख को बढ़ाना बैंक दर से भी हो सकता है, साख को बढ़ाना नगद मुद्रा कोष से भी हो सकता है, साख को बढ़ाना वैधानिक तरलता अनुपात से और खुले बाजार से, इनसे हम कर सकते हैं। उसके बाद जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका फॉर्म में वो देखिए, ये है कुल उत्पादन, औसत उत्पादन, सीमांत उत्पादन, ये आपने निकालना है। इसका ये उत्तर में दिखा, आप निकाल सकते हैं, आप अपने प्रैक्टिकल से कर सकते हैं। इसका आंसर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लिखा हुआ है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्लास में कई बार करवाया भी गया है, आप कर भी सकते हैं। इसको मैं ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। मांग वक्र की कीमत लॉस को प्रभावित करने वाले कौन से हैं? सबसे पहले मांग की कीमत लॉस क्या होती है कि मांग में मात्रा प्रतिशत परिवर्तन उसको कीमत से परिवर्तन से भाग दे दिया जाता है। इसके बाद मांग की कीमत लॉस को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? राष्ट्रीय मांग को विधि बताइए। दोनों से ये प्रश्न पहले आ लिया, मांग की लॉस पीछे हमने किया था पिछले प्रश्न पत्र में। राष्ट्रीय मापने की आय विधि में सबसे पहला कारण होता है कि हम उत्पादक के क्षेत्रों की पहचान करें, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र, उन सबको जोड़ दें। फिर कारक का वर्गीकरण करें, कर्मचारियों का पारिश्रमिक कितना है, प्रचलन विशेष कितना है, उसकी मिश्रित आय कितनी है, विदेशों से निकल कारक आए, इन सभी को कर लेंगे। और ये करने के बाद फिर हम उसकी कुछ सावधानियाँ बताएंगे, क्योंकि हमने करते समय किन किन सावधानियाँ करना है। इस प्रकार राष्ट्रीय आय का प्रश्न का पूरा प्रश्न पालन होगा। अब आते हैं हम इसी प्रश्न पत्र का पूरा कर चुके हैं हम, तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए राष्ट्रीय आय वाला एक बार फिर कर लेते हैं। राष्ट्रीय आय को मापने की व्याख्या करना आपने। सबसे पहले आय विधि को बताना आपने। आय विधि वह विधि है जो एक लेखा वर्ष में पूर्ण वर्ष में उत्पादन के प्राथमिक कारक के रूप में, जैसे श्रम, पूंजी, उद्यम, ये 4 चीज़ें लगा करके
इनके बदले में मजदूरी, लगान, ब्याज और लाभ के लिए किए गए भुगतान की गणना करके राष्ट्रीय आय मापी जाती है। ये मापना तो हमने कहाँ दिया है, श्रम के बदले में क्या दिया है, भूमि पूंजी के बदले में क्या दिया है, भूमि के बदले में क्या, जमीन के बदले में क्या दिया है। तो इनके लिए हमने सबसे पहले तीनों चारों उत्पादक के क्षेत्र देखने पड़ेंगे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र में। पेपर करके इनके करने के बाद, वर्गीकरण करने के बाद हमें देखिए कर्मचारी पारिश्रमिक क्या मिला है, प्रचलन विशेष में रॉयल्टी, किराया, ब्याज, लाभ वो कितना है उसको भी जोड़ना पड़ेगा। इसका मिश्रित आय कौन कौन सी है, इसके बाद विदेशों से निवलकार का आय कौन कौन सी है उसको भी प्लस करना पड़ेगा, तब राष्ट्रीय आएगा। यदि हम राष्ट्रीय विदेशों से निवलकार का आय नफिया नहीं जोड़ेंगे तो हमारे पास ये घरेलू आय आ जाएगी, NDP आ जाएगा, NNPP भी जाए, एट द फैक्ट कॉस्ट। तो इसी के साथ आपका प्रश्न पत्र खत्म है। मेरे ख्याल में आपको अच्छा लगा होगा और आपकी कुछ हेल्प होगी तो करें। धन्यवाद।